पर नमौजम वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी के यूपी में आने पर अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी ने बिहार में बीजेपी की मदद की और अब यूपी में भी मदद करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी वो हमारी मदद करेंगे। अवैध भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर किसान संगठनों और विपक्ष सभी को आड़े हाथों लिया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग पूर्वाग्रही, परिवारवादी, जातिवादी, स्वार्थी लोग न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार को मानने के लिए तैयार हैं, न संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कानून को इस संदर्भ में अपना काम करना चाहिए और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी घोषित कर दी तो आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तत्काल आंदोलन समाप्त होना चाहिए और जो कमेटी है उस कमेटी के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। विपक्षी दल अक्सर ओवैसी पर बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने इस तरह की बातें कही हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली ब्लॉक में प्रशासन की ओर से आयोजित किसान मेला हंगामे की भेंट चढ़ गया। आरोप के मुताबिक आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने मेले में घुसकर जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने मेले के मेन गेट पर लगाए गए गुब्बारों को भी लाठी डंडों से फोड़ डाला। इतना ही नहीं, आरएलडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मंच पर माइक छीनकर सरकार के खिलाफ जमकर भाषणबाजी की। इस दौरान मेले में आए किसानों से इनकी तू-तू मैं भी हुई और वो इसमें गलतफहमी पैदा कर रहे हैं किसानों के बीच में, जबकि मुख्य उद्देश्य केवल इससे पहले भी किसान के मेले हुए हैं, केवल किसानों को उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना और सभी डिपार्टमेंट में जो जो योजनाएं चल रही किसानों की उनका समन्वय स्थापित करने हेतु ये मेले चलाए जा रहे हैं। ये उनकी गलतफहमी थी, उनको समझाया भी गया, उनको बता भी दिया गया है कि अभी कार्रवाई नहीं, अभी वीडियो खतौली अपना देखेंगे क्या करना उनको। अब देखना है कि इन हुड़दंगियों पर क्या एक्शन होता है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने भी लोहड़ी का पर्व मनाया। इस दौरान किसानों ने भांगड़ा किया तो तीनों कानूनों की कॉपियां भी जलाई। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर करीब 50 दिनों से जमे किसानों ने मूंगफली पॉपकॉर्न बांटकर आपस में लोहड़ी का पर्व मनाया। ये तस्वीरें नोएडा दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर की है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की कि वो जल्द ही तीनों कानून वापस लें ताकि वो घर जाकर अपने बच्चों के साथ त्योहार मना सके। अच्छी तरह रखेगा, इसलिए आधा काम उसने करा, आधा काम हमने कर दिया, उसके बिल को ही जला दिया। ये जो इंकलाब है ये क्रांति लाता है और क्रांति लाने के लिए ये इंकलाब जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं इंकलाब के जयकारे लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय ने तो अपना जो काम किया है वो किया है, लेकिन सरकार जो सीट पे बैठी है, जो गद्दी पे बैठी है, जो प्रधानमंत्री है। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी और एक कमेटी का गठन भी करने का आदेश दिया था। इससे पहले कोर्ट ने समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार भी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो समस्या का हल चाहते हैं, लेकिन अगर किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शामली में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि कानूनों को काला कानून बताकर उनकी प्रतियां जलाई और अपना विरोध जताया। किसानों ने कहा कि ये कानून किसानों के खिलाफ है। किसानों ने फिर चेतावनी दी कि केंद्र सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीकेयू ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली करने से पहले 16 तारीख को इसका ट्रेलर पेश करने की बात कही। बहुत बड़ा हजारों ट्रैक्टरों का ट्रैक्टर मार्च होगा शामली में, जो विभिन्न करनाल पुल से शुरू होगा, पानीपत की तरफ से शुरू होगा, थाना भवन की तरफ से शुरू होगा, चारों तरफ से बढ़त को इधर सब होते हुए जिला मुख्यालय पे हजारों ट्रैक्टर लेकर किसान 16 तारीख में पहुंचेगा, जो ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और 26 जनवरी का रिहर्सल होगा। किसानों ने भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी पर सवाल खड़े किए। इनका कहना है कि कमेटी में वो लोग हैं जो या तो कानून बनवाने में शामिल रहे या फिर लेख लिखकर इसका समर्थन करते रहे, इसलिए इस कमेटी पर किसान को भरोसा नहीं। हम कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। जालौन में मासूम बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें रिटायर्ड कानूनगो ने न सिर्फ बच्चों का यौन उत्पीड़न किया बल्कि उनका वीडियो क्लिप बनाकर उनको ब्लैकमेल भी किया। आरोप है कि रिटायर्ड कानूनगो ब्लैकमेल करके कई बार बच्चों का यौन शोषण कर चुका था। पुलिस ने आरोपी कानूनगो को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। कोच कस्बे का एक प्रकरण कल सामने आया था, उसमें एक अश्लील हरकत और दुष्कर्म का मामला था। तो उसमें 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। उसमें एक लैपटॉप भी मिला है, DVR भी मिला और हार्ड डिस्क सब पुलिस के कब्जे में दे दिया गया है।
अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना करने के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है और बिल्कुल सही विवेचना उसमें की जाएगी। पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के नगर कोंच का है, जहां एक रिटायर्ड कानूनगो ने बच्चों के साथ हैवानियत की और नशीला पदार्थ पिलाकर वह बार बार उनका यौन शोषण करता रहा। रिटायर्ड कानूनगो राम बिहारी के खिलाफ मोहल्ले के करीब 6 बच्चों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो सभी हैरान रह गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल रात उन्होंने गोरखपुर मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारियों का जायजा लिया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने आज गोरखनाथ मंदिर के दर्शन किए, साथ ही दुर्गा मंदिर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक भी किया। सीएम ने आज रामगढ़ ताल के किनारे प्रदेश के सबसे ऊंचे तिरंगे को भी फहराया। ये किसी नदी या ताल के किनारे लगाया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा है। एक नागरिक के जीवन को बचाते हुए उनकी आजीविका को भी बचाने कोरोना चेन आने वाले समय में फिर से एक महामारी का रूप न लेने पाए, इसको ब्रेक करने के लिए वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इस वैक्सीनेशन की खबर मुझे लगता है कि हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता करने वाला क्षण है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अधिकारियों के साथ गोरखपुर में बैठक भी की। कोरोना काल में बेहतरीन काम के लिए पीएम का सीएम योगी ने आभार जताया और कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। यूपी के 130 आईएएस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उनके प्रमोशन में अब समस्या होगी। केंद्र की डीओपीटी ने साफ तौर पर कहा था कि हर साल आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक यूपी के 130 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसके चलते अब उनके प्रमोशन में दिक्कत होगी। यूपी की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन इस बार इस चपेटे में पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के 130 आईएएस अफसर। इन 130 आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया। डीओपीटी ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि सभी आईएएस अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जिन आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी पदोन्नति में दिक्कत आएगी, यानी उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, उनकी सूची तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो जांच भी कराई जाएगी। बिकरू कांड को लेकर आईजी मोहित अग्रवाल ने एक अहम निर्देश दिया है। इसके मुताबिक अब बिकरू कांड के सभी आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। बता दें कि बिकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी। हत्या करने में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे समेत 13 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इनमें से कईयों के एनकाउंटर हो गए और करीब 37 अपराधी इस समय जेल में हैं। अब इनके ऊपर अन्य कार्रवाइयाँ जैसे गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, इसके अलावा एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है। इनकी गतिविधियों पर लगातार हम लोगों की नज़र बनी रहे, ताकि यदि अधिकारी भविष्य में ट्रांसफ़र हो भी जाए, नए अधिकारी आए, तो उनको भी जानकारी में रहे इन अपराधियों के बारे में। इसलिए इन सारे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, ताकि लगातार इनकी गतिविधियों की निगरानी हो सके। बिकरू कांड में चल रही कार्रवाई की समीक्षा के बाद पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो जांच है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जेल में बंद 37 अभियुक्तों की हिस्ट्री खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। हिस्ट्री शीट चौबेपुर थाने में ही खोली जाएगी और सभी आरोपित के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अब अहमदाबाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई राशिद उर्फ नीलू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। राशिद उर्फ नीलू के खिलाफ प्रयागराज के अलग अलग थानों में 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पीडीए ने बुधवार को धूमनगंज के चकिया इलाके में राशिद की 3 मंजिला आलीशान इमारत गिरा दी। रूप से निर्मित बिल्डिंग राशिद उर्फ अफरोज अहमद द्वारा जो है निर्मित है, अवैध रूप से निर्मित है। इसमें मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए था, इनके द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। और यह माफिया कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के चचेरे भाई हैं। तो अधिकारियों के मुताबिक राशिद उर्फ नीलू ने अवैध तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग का निर्माण कराया था। पीडीए की टीम द्वारा कानूनी प्रक्रिया अपनाने के बाद इमारत जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। देवरिया जिले में भी राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से सैकड़ों एकड़ सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कई सालों से कब्जा जमा रखा है। मामला बरहज तहसील के देवार इलाके का है। दबंग भूमाफिया इसे अपनी जमीन पर कई सालों से गेहूं की खेती कर रहे हैं।
जब कोई किसान जमीन पर अपना दावा जताता है तो ये दबंग भूमाफिया उन किसानों को पैमाइश करने का हुक्म सुनाते हैं। काश्तकार जब तहसील में जाता है तो वहाँ राजस्व कर्मी पैमाइश के लिए आनाकानी करते हैं। 3 जनपदों के बीच का था, मऊ, गोरखपुर और देवरिया जनपद का, तो एक गांव की उन्होंने बाउंड्री बना दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शराब माफियाओं और भूमाफियाओं का एक संगठित गिरोह है, जो पैसा की ताकत उनके पास है। राजस्व की परिषद की टीम ने 6 गांवों के अभिलेख की मांग की, जिसमें एक गांव का तो सीमांकन हो चुका है, लेकिन अभी भी कई गांवों के नक्शे गायब हैं। काश्तकारों ने सरकार से मांग की है कि भूमाफिया पर कार्रवाई कर अवैध कब्जा हटाया जाए और इन गांव की पैमाइश जल्द से जल्द की जाए ताकि किसानों को उसका मालिकाना हक मिले। गोरखपुर के चिलुआताल थाने में कर्नाटक के एक युवक पर अपहरण और लव जिहाद का केस दर्ज हुआ है। बीकॉम की छात्रा को बेला फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। आरोप के मुताबिक युवक ने खुद को हिंदू बताकर लड़की से दोस्ती की और नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसी ने बेटी को अगवा कर लिया। कर्नाटक का एक लड़का है जो महबूब नाम है, उसका नाम आया है, उसका प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग भी डिटेल निकलवाए हैं, तो उसी का नाम आ रहा है। पुलिस ने युवक के खिलाफ अपहरण लव जिहाद का केस दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस लड़की को सकुशल वापस लाने के लिए कर्नाटक के बीजापुर रवाना हो गई है। तहरीर इस आशय से दी गई है कि महबूब नाम के एक व्यक्ति ने, जो अपने आप को हिंदू बताकर 12 से 13 महीनों से उनकी पुत्री के साथ संपर्क में था और उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि वो उनका धर्मांतरण करवा सकता है और शारीरिक शोषण भी कर सकता है। देखना है कि जांच के बाद इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मथुरा में एसटीएफ की 1 लाख के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश अनूप घायल हो गया। एसटीएफ की नोएडा यूनिट उसे लेकर मथुरा आ रही थी, तभी रास्ते में उसने टॉयलेट जाने के बहाने से भागने का कोशिश की। ये अनूप एक अपराधी है और 1 लाख का रिवार्ड था मथुरा से किडनैपिंग के सिलसिले में। इस पर एसटीएफ ने इस पर काम किया। दिल्ली क्षेत्र में बॉर्डर से इसे पकड़ा गया था और इससे संबंधित थाने में दाखिल करने जा रहे थे गाड़ी से, और यहाँ लघु शंका के लिए उतारा गया। तो उसके बाद ये पुलिस का हमला करके पिस्टल लेकर भागने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया, फायरिंग की पुलिस पर, जो फायरिंग में घायल हुआ, इलाज के लिए। आरोप के मुताबिक वो हाईवे क्षेत्र में डॉक्टर निर्विकल्प अपहरण कांड में शामिल था। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और कुछ और खबरें देखते हैं 1 मिनट में। प्रतापगढ़ में लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कधई थाना क्षेत्र के मंगरौरा बाजार में बेखौफ बदमाशों ने राइस मिल संचालक से करीब 16 लाख रुपए लूट लिए और उसके बाद बाइक सवार 2 बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए। 2 युवक आए और बैग छीन के भागने का प्रयास किया। पब्लिक ने हालांकि उनको रोकने का इस दौरान प्रयास भी किया, लेकिन वो बैग लेकर निकल गए। पुलिस ने चेकिंग पेस्टिंग शुरू कर दी है और जल्दी ही जो भी अपराधी है जरूर कार्रवाई। इससे पहले 7 जनवरी को बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी की दुकान में घुसकर 90 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए, जबकि 9 जनवरी को बदमाशों ने दुकान बंद कर घर जा रहे सर्राफा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर करीब 25 लाख रुपए के आभूषण लूटे थे। प्रतापगढ़ में लूट और हत्या की बढ़ती घटनाओं से व्यापारियों में आक्रोश है, लेकिन लगातार गहन चेकिंग अभियान चलाने के बावजूद पुलिस को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है। रामपुर में रिश्ता टूटने पर नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ तमंचे के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है। मामला रामपुर के कोतवाली स्वार क्षेत्र का है, जहां गांव नानकार रानी के रहने वाले कलुआ ने अपनी बेटी की शादी अपने भाई के बेटे से तय की थी, लेकिन लड़के की उम्र ज्यादा होने के कारण बाद में रिश्ता तोड़ दिया गया और इस बात से नाराज होकर युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। उनका सगा चचेरा भाई है, उससे उसकी शादी की बात हो गई। शादी में कुछ नानुकुर हो गई तो चाचा और लड़की का सगा चाचा और सगा चचेरा भाई उसे लेकर कहीं चले गए। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है और खोजबीन की जा रही है, जल्दी लड़की को तलाश करें। युवती के पिता ने बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए और एक व्यक्ति मेरे पास तमंचा लेकर खड़ा हो गया। इस दौरान 3 आदमी लड़की के कमरे में घुस गए और उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही लड़की को ढूंढ लिया जाएगा।
इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।